हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं पंचकर्म का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्नेहन कर्म। ठीक है, इस लेक्चर में हम वन शॉट वीडियो देखेंगे। स्नेहन कर्म जो चैप्टर है वो काफ़ी लेंदी चैप्टर है, तो शायद वन शॉट वीडियो के 2 पार्ट्स आएंगे जो यहाँ पर मैंशनड रहेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट पर ये जो है वीडियो अपलोड कर दूंगी और उसमें जो है मैंशन कर दूंगी कि कौन सा पार्ट 1 है और कौन सा पार्ट 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पार्ट 1 देखते हैं स्नेहन कर्म का, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे स्नेहन कर्म। ठीक है, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। यहाँ हम देख सकते हैं ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है स्नेहन कर्म। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे स्नेह व स्नेहन की व्युत्पत्ति और परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले हम इसकी व्युत्पत्ति देख लेते हैं। स्निग्ध शब्द जो है वो स्नेह धातु से बना हुआ है और घन प्रत्यय से बना हुआ है। ठीक है, उससे ये स्नेह शब्द बना है जो एक पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रेम या तैलादी रस भेद से। ठीक है, फिर स्नेहन क्या होता है, स्नेह धातु में ल्युट प्रत्यय या ऋच प्रत्यय लगाते हैं तो स्नेहन शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है तैलादी से अभ्यंग करना। तो यहाँ पर हमने दो शब्दों का मतलब देखा। सबसे पहला देखा स्नेह, जिसका अर्थ होता है प्रेम या तैलादी, ठीक है, रस भेद से। और दूसरा हमने शब्द देखा स्नेहन, जिसका अर्थ होता है तैलादी से अभ्यंग करना। ठीक है, तो यहाँ में दिया हुआ है स्नेह शब्द कैसे बनता है, स्नेह धातु से और घन प्रत्यय से, और स्नेहन शब्द बनता है स्नेह धातु में ऋच या ल्युट प्रत्यय लगाने से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये व्युत्पत्ति स्नेह की कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। स्नेहनम स्नेह विषयंत मार्दव क्लेद कारकम। ठीक है, तो ये चरक सूत्र स्थान का श्लोक है। जिस क्रिया द्वारा शरीर में चिकनापन, दोषों का विलयन होकर स्त्रवणशीलता, कोमलता, जलीय घटकों का प्रमाण बढ़कर क्लेदता, चिपचिपापन उत्पन्न होता है, उसे हम स्नेहन कहते हैं। ठीक है, तो स्नेहन की क्रिया जो होती है उससे शरीर में चिकनापन आता है, स्निग्धता आती है, स्त्रवणशीलता बढ़ती है, ठीक है, कोमलता बढ़ती है शरीर की, और जलीय घटकों का प्रमाण बढ़ जाता है जिससे शरीर में क्लेदता, जिसको हम कहते हैं चिपचिपापन, उत्पन्न होता है। तो ऐसी क्रिया को हम कहते हैं स्नेहन। स्नेहन का महत्व देख लेते हैं। आचार्य सुश्रुत अनुसार स्नेह ही मानव शरीर की सार वस्तु है। उसका जीवन बल स्नेह पर आधारित रहता है तथा उसका रक्षा भी स्नेह के द्वारा ही होती है। अर्थात प्राणियों में प्राण का आधार स्नेह ही है। स्नेह कर्म का प्रयोग मुख्य 3 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत ने कहा है स्नेह जो होता है वो मानव शरीर का सार होता है। ठीक है, ये क्या करता है, उसका जीवन, मतलब जो मानव शरीर का जीवन जो होता है वो स्नेह पर ही आधारित होता है तथा स्नेह द्वारा ही मानव शरीर की रक्षा की जाती है। ठीक है, अर्थात प्राणियों के प्राण का आधार जो है वो स्नेह ही है। ठीक है, स्नेह कर्म का प्रयोग मुख्य 3 प्रकार से किया जाता है। जो स्नेह के कर्म होते हैं उनको मुख्यतः 3 प्रकार से कर्म किया जाता है, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहला होता है पूर्व कर्म में स्नेह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वमन आदि कर्मों का सशक्य निष्पादन के लिए उन कर्मों के पहले स्नेह कर्म करना परम आवश्यक होता है। यह पंचकर्म का पूर्व कर्म होता है। जैसे कि पूर्व कर्म में स्नेह का प्रयोग करते हैं, जब वमन आदि कर्म करने होते हैं तो उससे पहले स्नेह कर्म करना चाहिए। ठीक है, तो ये पंचकर्म का पूर्व कर्म होता है स्नेहन। ठीक है, दूसरा होता है प्रधान कर्म, किंतु वात प्रधान रोगों में किसी रोग की चिकित्सा के प्रयोजन हेतु जब स्नेहन का प्रयोग किया जाता है तो प्रधान कर्म के रूप में माना जाता है। जैसे कि प्रधान कर्म क्या होता है कि जैसे कोई वात प्रधान रोग है तो उसमें किसी रोग की चिकित्सा के प्रयोजन हेतु जब स्नेहन का प्रयोग किया जाता है तो प्रधान कर्म माना जाता है। मतलब कोई भी वात प्रधान रोग है तो उसमें अगर हम वात प्रधान रोग की चिकित्सा कर रहे हैं और अगर हम उसमें स्नेहन का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे प्रधान कर्म। ठीक है, तो प्रधान कर्म के रूप में भी स्नेहन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है नित्य प्रयोग, मतलब डेली जो है स्नेहन का प्रयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पूर्व कर्म हेतु कैसे हम स्नेहन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि वमन विरेचन बस्ती नस्य के पूर्व कर्म के रूप में स्नेहन एक महत्वपूर्ण आवश्यक कर्म होता है। ठीक है, तो स्नेहन जो होता है वो वमन विरेचन बस्ती नस्य के पूर्व कर्म में बहुत आवश्यक कर्म होता है, क्योंकि स्नेहन द्वारा दोषों को आप पे प्रमाण बढ़ाकर क्लेद उत्क्लेशन होकर स्नेह से मिश्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात स्वेदन के उपरांत संशोधन औषध द्वारा दोष शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो अगर वमन विरेचन वस्ती नस्य जो होते हैं उनके पूर्व कर्म में स्नेहन किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि स्नेहन करने से जो प्रकोपित दोष होते हैं वो और ज़्यादा उत्कृष्ट हो जाते हैं और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और फिर वो स्नेह के साथ मिलकर क्या होते हैं कि वो ईजी पड़ता है, स्नेह के साथ वो मिल जाते हैं तो उनको बाहर निकालना ईजी पड़ जाता है। ठीक है, स्नेहन कर्म करने के बाद स्वेदन कर्म किया जाता है, फिर उसके बाद संशोधन औषधि दी जाती है। ठीक है, संशोधन औषधि जो भी है प्रकोपित दोषों को बाहर निकालने के लिए होती है। तो अभी जो भी प्रकोपित दोष है वो स्नेह के साथ मिक्स हो गए और संशोधन औषधियों के कारण फिर वो वही दोष जो है वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं प्रधान कर्म के रूप में हम स्नेहन का प्रयोग कैसे करते हैं। तो स्नेहपान शमन कराने के लिए, दोषों को ग्रहण कराने के लिए उपयोग में होता है, ठीक है। तो स्नेहपान का उपयोग हम शमन में, ग्रहण में कर सकते हैं, जैसे कि अभ्यंतर स्नेहपान में कर सकते हैं हम। फिर बाह्य रूप से स्नेहन जैसे अभ्यंग में कर सकते हैं, अगर बाह्य रूप से हमें स्नेहन का प्रयोग करना है तो अभ्यंग में कर सकते हैं, परिषेक, लेप, नस्य, बस्ती, इन सब में जो है स्नेहन का प्रयोग करते हैं। प्रधान कर्म का मतलब होता है जैसे कि किसी व्यक्ति को कोई रोग हो गया है तो उसमें अगर हम स्नेह का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं प्रधान कर्म के रूप में स्नेह का प्रयोग करना। तो देखते हैं नित्य रूप में स्नेह का प्रयोग कैसे करते हैं, मतलब डेली बेसिस पर स्नेह का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। विद्वान मनुष्य जो होता है वो प्रतिदिन तिल, तेल व घृत का प्रयोग करता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि तिल, तेल और घृत, जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्नेह होते हैं वो 4 होते हैं, घृत, तेल, वसा, मज्जा। तो तिल, तेल और घृत जो होते हैं वो स्नेह होते हैं। अगर हम उनका प्रतिदिन प्रयोग करेंगे तो ये बहुत उत्तम होते हैं, क्योंकि ये उत्तम रसायन होते हैं, तो ये शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, शोधन पूर्व वमन विरेचन स्वस्थ एवं रोगी में तथा ब्रहण या शमन हेतु स्नेहपान कराया जाता है। शोधन पूर्व, ठीक है, जैसे कि शोधन करने से पहले, वमन विरेचन आदि करने से पहले स्नेहपान करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति एवं रोगी व्यक्ति को ग्रहण करने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर दोषों के शमन करने के लिए भी स्नेहपान कराया जाता है, ठीक है। यह दोष अनुसार या रोग अनुसार अच्छे स्नेह या औषध संस्कार युक्त स्नेह घृत, तेल, वसा, मज्जा द्वारा स्नेहपान किया जाता है। क्या होता है कि रोग अनुसार और दोष अनुसार जो है स्नेहपान कराया जाता है, या तो अच्छे स्नेहपान कराया जाता है। अच्छे स्नेहपान का मतलब होता है जैसे कि अगर हम घृत ले रहे हैं तो उसमें कोई भी औषधि नहीं मिली रहेगी, वो सिर्फ़ घृत होगा, ठीक है? तो हम उसको कहते हैं अच्छे स्नेह। या जैसे कि कोई तेल है तो उसमें अगर हमने कोई भी औषधि द्रव्य नहीं मिलाए हुए हैं, तो उसको हम कहेंगे अच्छे स्नेह, ठीक है? तो अच्छे स्नेह का मतलब होता है जिसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है, ऐसे स्नेह को हम अच्छे स्नेह कहते हैं। या तो फिर ऐसा स्नेह भी हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम औषधि का संस्कार करते हैं, ठीक है? घृत, तेल, वसा, मज्जा में अगर हमने कोई औषध से संस्कार किया है, तो उस तरीके का भी स्नेह हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोष अनुसार और रोग अनुसार हमें स्नेह को देखना चाहिए कि कौन-सा स्नेह जो है वो दोष अनुसार और रोग अनुसार हितकर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें स्नेह का यूज़ करना चाहिए, ठीक है? तो नित्य रूप से स्नेह का प्रयोग अच्छा होता है। फिर हम देखते हैं अच्छे स्नेह एवं स्नेह की परिचालना, ठीक है? तो अच्छे स्नेह के बारे में पढ़ेंगे और परिचालना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अच्छे स्नेह का यहाँ पर श्लोक दिया हुआ है, अच्छ पेयस्तु यः स्नेहो न तमाहु विरचारणाम स्नेहस्य स भिषग् दृष्टः कल्पः प्राथम कल्पिकः, ठीक है? तो ये है इसका श्लोक, चरक सूत्र स्थान का ये श्लोक है। इसका अच्छे स्नेह का मतलब क्या होता है? तो अकेले बिना किसी द्रव्य पदार्थ में मिलाए स्नेह अर्थात प्रविचारणा रहित शुद्ध स्नेह या केवल मात्र स्नेहपान अच्छे पेय कहलाता है। कल्पना को स्नेहपान की मुख्य कल्पना कहा गया है। अच्छे स्नेह का मतलब होता है कि अकेला द्रव्य पदार्थ होता है। मतलब जो हमने देखा है कि स्नेह जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, घृत, तेल, वसा, मज्जा। तो अगर ये प्योर रहेंगे, प्योर घृत है, उसमें कोई भी औषधि नहीं मिलाई गई है, शुद्ध रहेंगे, प्योर स्नेह है, तो उसको हम कहते हैं अच्छे स्नेह, ठीक है? फिर उसके बाद स्नेह प्रविचारणा क्या होती है? जिन व्यक्तियों को स्नेह सेवन से कष्ट होता है, जिन व्यक्तियों को अच्छे स्नेह मतलब प्योर स्नेह देने से क्या होता है, प्रॉब्लम, कष्ट होता है, तो उन व्यक्तियों को हम प्रविचारणाएँ देते हैं, ठीक है? अनुभव होती हैं जैसे कि कोष्ठ, मृदु तथा क्लेश सहन नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्तियों को हम प्रविचारणा देते हैं, स्नेह प्रविचारणा। जो सदा स्नेह का सेवन करते हैं, जो व्यक्ति प्रतिदिन मदिरा पान करते हैं, उनके लिए प्रविचारणा का प्रयोग उत्तम स्नेह की प्रविचारणा 24 प्रकार की होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी अग्नि उतनी तीक्ष्ण नहीं होती है, जो मदिरा पान करते हैं, ठीक है? प्रतिदिन मदिरा पान करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या होता है कि स्नेह का पाचन उनकी बॉडी में अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें उनको प्रविचारणा करके स्नेह को देना चाहिए। प्रविचारणा का मतलब होता है हम उसको किसी स्नेह को किसी चीज़ के साथ में मिला के देंगे, या तो कोई औषधि के साथ। आगे चल के हम देखेंगे कि 24 प्रकार की प्रविचारणाएँ होती हैं, जिसके अनुसार हम स्नेहपान करा सकते हैं व्यक्ति को, जिनकी तीक्ष्ण अग्नि नहीं है, जो स्नेह को पचा नहीं पा रहे हैं ईज़िली, तो उनको हम प्रविचारणाएँ देते हैं, ठीक है? सबसे पहली होती है 24 प्रविचारणा में, सबसे पहली होती है ओदन, दूसरी है विलेपी, तीसरी है मांस रस, चौथी है मांस, 5वीं है दूध। तो यहाँ पर 6th है दही, 7th है यवागु, 8th है सूप, 9th है शाक, ठीक है? फिर 10th यूश, 11th काम्बलिक, फिर नमक हो सकता है, सत्तू, तिल, कल्क, मद्य। तो ये सारे जो होते हैं प्रविचारणाएँ होती हैं। फिर लेह, फिर हम देख सकते हैं लेह है, भक्ष्य है, अभ्यंजन है, बस्ती, उत्तर बस्ती, गंडूश, कर्ण, तेल, नस्य, कर्म और अक्षी तर्पण। तो ये सारी हो गई 24 प्रविचारणाएँ। हमारे सिलेबस का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्नेह द्रव्य। तो अभी हम स्नेह द्रव्यों के बारे में पढ़ेंगे और उनके गुण के बारे में पढ़ेंगे। स्नेह द्रव्यों में जलीय और पार्थिव गुणों की अधिकता होती है। जो स्नेह द्रव्य होते हैं उनमें जल और पार्थिव गुण प्रधान होते हैं, ठीक है? स्नेह उनमें निम्न गुण होते हैं जो शोधन कर्म में उपयोगी होते हैं। मतलब स्नेह द्रव्य जो होते हैं उनमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जो शोधन कर्म करते हैं, मतलब प्रकोपित हुए दोषों को शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक है? तो उनमें जो गुण होते हैं वो होते हैं द्रव्य, सूक्ष्म, स्निग्ध, पिच्छल, गुरु गुरु, शीत, मंद, उष्ण, मृत गुण। ये सारे गुण जो होते हैं वो स्नेह द्रव्यों में पाए जाते हैं।
फिर इसमें हम देख सकते हैं कि इनके काम क्या होते हैं, जैसे स्नेह द्रव्य जो होते हैं उनके गुण दिए हुए हैं और भौतिक संगठन या उनके कार्य दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस टेबल में हम देख सकते हैं जैसे कि स्निग्ध गुण जो होता है वो आप्य होता है, मतलब उसमें जल प्रधान होता है, ये स्नेहन करता है, क्लेदन विषयंद होता है। गुरु गुण जो होता है वो पार्थिव भौतिक संगठन का होता है, ये क्या करता है, संघात बल प्रदान करता है, स्थैर्य प्रदान करता है। फिर शीत होता है गुण जो फिर शीत गुण होता है जिसमें जल और वायु की प्रधानता होती है, ये लाघव मतलब शरीर को हल्का बनाने का काम करता है। फिर मृदु देखते हैं, उसमें आकाश गुण प्रधान होता है, ये शैथिलकर और लाघवकर होता है। द्रव देखें, द्रव्य में जल गुण की प्रधानता होती है और ये आलोडन प्रक्लेदन करता है। फिर पिच्छिल गुण होता है जिसमें जल की प्रधानता होती है, ये बल संघात जीवन और गौरवकर होता है। फिर सर गुण देखें तो आप ये आग्नेय गुण मतलब जल और अग्नि गुण होता है, इसमें स्नेह आदि पचन अनुलोमन करता है ये। फिर मंद गुण और सूक्ष्म गुण दिया हुआ है, मंद गुण जल प्रधान होता है, ठीक है, इसलिए शमन आदि क्रिया में हेल्पफुल होता है। और सूक्ष्म गुण जो होता है वो नाभस होता है, मतलब उसमें आकाश महाभूत की प्रधानता होती है और ये अति सूक्ष्म अवयवों में प्रवेश करता है, ठीक है। तो ये सारे जो हो गए स्नेह द्रव्य जो होते हैं उनके गुण होते हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसमें पंचभौतिक संगठन दिया हुआ है कि किस महाभूत की उनमें प्रधानता होती है। और तीसरा यहाँ पर उनके कार्य दिए हुए हैं कि ये जो गुण होते हैं, जो स्नेह द्रव्यों में गुण पाए जाते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं घृत सेवन के योग्य रोग और रोगी, ठीक है। घृत सेवन हमें किस रोग में घृत का सेवन करना चाहिए और कौन से रोगियों के लिए ये हितकर होता है। जो मनुष्य वात प्रकृति या पित्त प्रकृति के होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को घृत का सेवन करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो घृत होता है वो वात और पित्त का शमन करता है। जो वातजन्य पित्तजन्य एवं वात पित्तजन्य विकार से पीड़ित हो, ऐसे व्यक्ति को घृत का सेवन करना चाहिए। नेत्र को स्वस्थ रखना चाहते हो तो भी घृत का सेवन करना चाहिए। उरह छत से पीड़ित हो, जिनका शरीर क्षीण हो गया हो, वृद्ध हो या अत्यंत दुर्बल हो, तो ये सब जो होते हैं ये घृत सेवन के योग्य रोग और रोगी होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं तेल सेवन के योग्य रोग और रोगी। जिन व्यक्तियों के शरीर में कफ और मेदा अधिक बढ़ गया हो उनको तेल का सेवन करना चाहिए। जिनके गले और उदर में इतना मांस बढ़ गया हो कि चलते समय हिलता हो, जो वात व्याधि से पीड़ित हो, जो वात प्रकृति के मनुष्य हों, जो शरीर में बल पतलापन हल्कापन दृढ़ता चाहते हों, जिनके उदर में कृमि हो, जिनका कोष्ठ क्रूर हो, जो नाड़ी व्रण से पीड़ित हो और जिन लोगों को तेल सेवन का अभ्यास हो, वे लोग शीतल काल में तेल पान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा लिखा हुआ है ये तेल सेवन के योग्य रोग और रोगी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बाह्य स्नेहन क्या होता है। पंचकर्म का एक महत्वपूर्ण पूर्व कर्म होता है बाह्य स्नेहन, ठीक है। बाह्य स्नेहन मतलब शरीर के ऊपरी भाग में अभी हम स्नेह का उपयोग करेंगे। तो ये पंचकर्म का महत्वपूर्ण पूर्व कर्म होता है, मतलब पंचकर्म के पहले ये कर्म किया जाता है। इसमें शरीर के बाहरी भाग पर स्नेहन तेल घृत आदि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अभ्यंग मर्दन उत्सादन शिरोधारा पिचू लेप आदि ये सारी चीज़ें जो है वो बाह्य स्नेहन में आते हैं, ठीक है। स्नेह का चयन निम्न 4 आधारों पर किया जाता है, मतलब 4 आधार होते हैं जिसके थ्रू हम स्नेह को चूज करते हैं कि हमें किस व्यक्ति को कौन सा स्नेह कराना है, ठीक है। किस व्यक्ति को कौन से स्नेह से बाह्य स्नेहन कराना है, तो वो 4 आधारों पर हम उसको सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले होता है रोगी की प्रकृति, व्याधि, देश और काल, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कैसे हम स्नेह का चयन करेंगे, मतलब स्नेह का सिलेक्शन कैसे करेंगे हम। सबसे पहले दोष के अनुसार स्नेह का चयन होता है, जैसे रोगी में जिस दोष की वृद्धि हो उसे शांत करने वाला स्नेह चुनना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अगर वात दोष की वृद्धि है तो वात के गुण क्या होते हैं, रूक्ष शीत लघु चल। उपयुक्त स्नेह इसके लिए होता है तिल तेल, इसमें श्रेष्ठ होता है वात के लिए, महानारायण तेल, धन्वंतरम तेल और क्षीरबरा तेल, ठीक है। तो ये सारे तेल जो होते हैं वो वात दोष के लिए होते हैं। फिर इसका कारण क्या होता है, स्निग्ध एवं उष्ण गुण वात को शांत करते हैं ये सारे तेल, दर्द जकड़न और सूखापन को कम करते हैं, रुक्षता जो हो गई है उसको भी कम करते हैं। फिर दूसरा पित्त दोष के लिए क्या करना चाहिए, पित्त के गुण क्या होते हैं, उष्ण तीक्ष्ण और द्रव, ठीक है। उपयुक्त स्नेह इसमें घृत यूज करते हैं, नारियल तेल और चंदन आदि तेल। शीतल एवं मृदु होते हैं ये गुण पित्त को शांत करते हैं, क्योंकि इनका शीतल और मृदु गुण होता है और ये पित्त को शांत करते हैं, जलन लालिमा और दाह में लाभ मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कफ दोष में क्या करना चाहिए। कफ के गुण होते हैं गुरु शीत स्निग्ध और स्थिर, ठीक है। उपयुक्त इसमें स्नेह यूज करते हैं सरसों का तेल, सहचार आदि तेल और रोग अनुसार हमें जो है तेल का यूज करना चाहिए, ठीक है। इसके कारण क्या होते हैं, उष्ण एवं तीक्ष्ण गुण कफ को कम करता है। जो ये सरसों का तेल होता है और सहचार आदि तेल होते हैं ये उष्ण और तीक्ष्ण होते हैं, जो कफ को कम करते हैं, भारीपन और जड़ता को भी कम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सातवें के अनुसार हम स्नेह का कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं। सातवें का अर्थ होता है जो पदार्थ रोगी के शरीर के लिए अनुकूल और सहनीय होते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ हमें ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि रोगी के शरीर के लिए कौन से पदार्थ अनुकूल हैं, अच्छे हैं और सहनीय हैं, ठीक है, जिन पदार्थों को रोगी जो है वो सहन कर पा रहा है। इसका सिद्धांत क्या होता है, रोगी जिस स्नेह का अभ्यस्त हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। रोगी जिसको रेगुलर बेसिस पर यूज़ कर रहा है ऐसे ही स्नेहों का हमें प्रयोग करना चाहिए। और साथ में स्नेह से एलर्जी खुजली या असुविधा हो सकती है। अगर हम कोई अननोन स्नेह का यूज़ करेंगे और वो अगर हो सकता है वो स्नेह की वजह से
से जो व्यक्ति है उसको खुजली हो जाए या कोई एलर्जी हो जाए, असुविधा भी हो सकती है। ठीक है, तो सातवें के अनुसार हमें जो है स्नेह को सिलेक्ट करना चाहिए। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। किसी व्यक्ति को तिल का तेल अनुकूल है तो उसी से अभ्यंग करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है जिसको तिल के तेल मतलब उसको जो है अनुकूल है उस व्यक्ति के लिए, तो हमें उसी से उसका अभ्यंग करना चाहिए। यदि किसी को नारियल तेल अधिक अनुकूल है तो उसको नारियल तेल का ही उसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं अवस्था के अनुसार हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। रोगी की शरीर तथा रोग की अवस्था के अनुसार स्नेह का चयन किया जाता है। रोगी का शरीर देखकर और उसकी अवस्था को देखकर स्नेह का चयन किया जाता है। जैसे आयु, जैसे अकॉर्डिंग टू आयु हमें बालक को घृत या मृदु तेल से बहाए स्नेहन करना चाहिए। युवा को दोष अनुसार तेल से, मतलब जो भी दोष है उसके अकॉर्डिंग देखकर, हमें रोग के अकॉर्डिंग देखकर जो है स्नेह का चयन करना चाहिए। और वृद्ध में तिल तेल या वातशामक तेल का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं ऋतु के अकॉर्डिंग हम कैसे सिलेक्ट करेंगे स्नेह। तो शीत ऋतु में तिल तेल और सरसों तेल का यूज करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में घृत और नारियल तेल, और वर्षा ऋतु में तिल तेल का यूज करना चाहिए। रोग की अवस्था के अनुसार जैसे तीव्र सूजन और दाह हो रही है तो शीतल स्नेह का यूज करना चाहिए। पुराना वात रोग है तो उष्ण तेल का, और अत्यधिक दुर्बलता है तो घृत एवं पोषक स्नेह का उपयोग करना चाहिए। फिर व्याधि के अनुसार हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। प्रत्येक रोग में अलग अलग औषधि सिद्ध स्नेह का प्रयोग किया जाता है। मतलब अलग अलग रोग में अलग अलग औषध सिद्ध स्नेह का प्रयोग होता है। जैसे कि रोग देखें और यहाँ पर हम उपयुक्त उसका स्नेह देखें तो संधिवात में महानारायण तेल और तिल तेल का उपयोग किया जाता है। कटिशूल में धनवंतरम तेल का, ग्रीवा स्पिंडिलियोसिस में क्षीरबला तेल का, त्वचा रोग में रोग अनुसार औषधि सिद्ध तेल या घृत का, पक्षाघात में तिल तेल और महानारायण तेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोष सात में व्याधि एवं अवस्था के अनुसार अभ्यंतर स्नेह। इससे पहले हमने बाह्य स्नेहन के बारे में पढ़ा था कि बाह्य स्नेहन हम कैसे दोष सात में व्याधि और अवस्था को देखकर कर रहे थे। वैसे ही इस बार हम देखेंगे कि अभ्यंतर स्नेह का कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं दोष सात में और व्याधि अवस्था में। ठीक है, अभ्यंतर स्नेहन क्या होता है। पंचकर्म का एक महत्वपूर्ण पूर्व कर्म है। अभ्यंतर स्नेहन भी एक पूर्व कर्म ही है। ठीक है, इसमें रोग को मुख द्वारा स्नेह घृत तेल वसा मज्जा दिया जाता है ताकि दोषों का उत्क्लेशन होकर वे कोष्ठ में आ जाएं और शोधन वमन विरेचन सफल हो। इसमें क्या करते हैं कि रोगी को मुख के द्वार से स्नेह का जो पान कराते हैं, जैसे कि घृत तेल वसा मज्जा का, और जिससे कि क्या होता है कि जो दोष होते हैं उनका उत्क्लेशन हो जाए और वो कोष्ठ में आ जाए, फिर शोधन क्रिया द्वारा उन दोषों को हम बाहर निकाल सकें। दोष के अनुसार स्नेह का चयन अगर हम करेंगे तो वात दोष में तेल और मज्जा का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये वातशामक स्निग्धता एवं बलवर्धन करता है। पित्त दोष में घृत का उपयोग किया जाता है। शीत मधुर और पित्त शामक होता है। कफ दोष में तेल विशेषकर तिल तेल का यूज किया जाता है। कफ शमन रूक्ष एवं उष्ण गुण का होता है। वात पित्त में घृत और तेल का उपयोग करते हैं, दोनों दोषों का शमन करते हैं। वात कफ में तेल का उपयोग करते हैं, वात एवं कफ दोनों में लाभकारी होता है। त्रिदोष में घृत का उपयोग किया जाता है, सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वदोषहर माना गया है। ठीक है, फिर उसके बाद सातवें के अनुसार स्नेह का अगर हमें चयन करना है तो सातवें का अर्थ होता है जिस पदार्थ का शरीर में मतलब जो शरीर के हैबिचुअल हो, ठीक है, अनुकूल हो। तो घृत सात में अगर कोई होता है तो सात में घृत देना चाहिए, तेल सातवें वाले को तेल देना चाहिए, वात सातवें वाले को वसा देना चाहिए और मज्जा सातवें वाले को मज्जा देना चाहिए। ठीक है, तो सातवेंता के अकॉर्डिंग हमें स्नेह का चयन करना चाहिए। फिर व्याधि के अनुसार स्नेह का चयन कैसे किया जा सकता है बाह्य स्नेहन में। ठीक है, वात रोग वालों को तेल और मज्जा देना चाहिए। फिर उसके बाद पित्त रोग वालों को घृत का स्नेह बंद कराना चाहिए। कफ रोग वालों को तेल का, क्षय और दुर्बलता वसा मज्जा का, त्वचा रोग तिक्त घृत महातिक्त घृत, और उन्माद और अपस्मार में घृत विशेषता ब्राह्मी घृत का उपयोग करते हैं और महाकल्याणक घृत आदि का उपयोग किया जाता है। देखते हैं अवस्था के अनुसार स्नेह का चयन कैसे करते हैं। जैसे बाल मतलब जो चाइल्ड होते हैं उनको उनके लिए उपयुक्त स्नेह जो होता है वो घृत होता है। वृद्ध अवस्था में घृत या तेल, गर्भवती के लिए घृत चिकित्सकीय सलाह के अनुसार दिया जाता है। दुर्बल व्यक्ति में घृत या वसा, बलवान व्यक्ति में तेल मज्जा, रूक्ष शरीर में तेल वसा मज्जा, उष्ण प्रकृति वालों को घृत दिया जाता है और शीत प्रकृति वालों को तेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं चार प्रमुख स्नेह कौन से होते हैं। घृत, तेल, वसा और मज्जा। ठीक है, तो ये चार प्रमुख स्नेह होते हैं। तो घृत में अगर हम देखें तो ये पित्त शामक, स्मृति एवं बुद्धिवर्धक, अग्निदीपक होता है। तेल जो होता है वात शामक, स्नायु एवं अस्थि के लिए हितकर होता है। वसा बलवर्धक, क्षीण एवं दुर्बल व्यक्तियों के लिए होता है। और मज्जा अत्यंत स्निग्ध, वाथर एवं अस्थि पोषक होता है। नेक्स्ट टॉपिक है लिपिड्स। सबसे पहले हम लिपिड्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लिपिड्स आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जैसे कि ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। ठीक है, दे आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। 9 किलो कैलोरी पर ग्राम इनमें प्रेजेंट होती है। फॉर्म सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन इन्हीं से होता है, लिपिड्स से ही। ठीक है, प्रोवाइड इंसुलेशन एंड हेल्प एब्जॉर्ब फैट सॉल्युबल विटामिन। और ये जो लिपिड्स होते हैं ये हेल्प करते हैं टू एब्जॉर्ब फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे कि ए, डी, ई एंड के। तो ए, डी, ई एंड के जो होते हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ठीक है, तो इनके एब्जॉर्प्शन के लिए लिपिड्स का रोल प्ले होता है। फिर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं लिपिड्स के। सबसे पहला होता है सिंपल लिपिड्स। दीज आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स विद एल्कोहल। ठीक है, तो ईस्ट क्या होते हैं। ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं विद एल्कोहल। इसमें आते हैं फैट्स और ट्राइग्लिसराइड्स, ऑयल्स और वैक्सेस। ठीक है,
फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, जिसमें हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स को ही हम कंपाउंड लिपिड्स भी कहते हैं। कंटेन फैटी एसिड्स, अल्कोहल एंड एडिशनल ग्रुप। इसमें फैटी एसिड और अल्कोहल तो होता है, लेकिन इसमें एडिशनल ग्रुप्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसमें आते हैं फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स। फिर डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं थर्ड, ऑब्टेन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स। ठीक है, तो इसमें ये सारे आते हैं फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे कि ADE के। ठीक है, तो ये सारे हो गए डिराइव्ड लिपिड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइजेशन ऑफ फैट्स किस तरीके से होता है, फैट्स का डाइजेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है। फैट्स का डाइजेशन अकर होता है मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे कि सबसे पहले माउथ में लिंगुअल लाइपेज होता है प्रेजेंट माउथ में, जो डाइजेशन करता है लिपिड्स का, और ये माइनर डाइजेशन करता है, बहुत कम डाइजेशन जो होता है माउथ में होता है। फिर स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट होता है, जो डाइजेस्ट करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट्स को। मैकेनिकल मिक्सिंग फॉर्म्स फैट ड्रॉपलेट्स। ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है मेन साइट होती है डाइजेशन ऑफ लिपिड्स का और डाइजेशन ऑफ फैट्स की। ठीक है, सबसे पहले कैसे होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन, इमल्सिफिकेशन होता है, बाइल सॉल्ट्स फॉर्म, लीवर इमल्सिफाई फैट्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। जो फैट्स होता है वो फैट्स का इमल्सिफिकेशन होता है बाइल सॉल्ट्स के थ्रू। बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं वो लीवर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो लीवर जो है इमल्सिफाई करता है फैट्स को इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर्म, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एंजाइम एक्शन। क्या होता है कि जब लीवर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फैट्स के मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिससे उनमें एंजाइमेटिक एक्शन जो है वो अच्छे से और अच्छे से होने लगता है। फिर उसके बाद स्टेप 2 होता है एंजाइमेटिक डाइजेशन किस तरीके से होता है, जैसे कि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के कैसे डाइजेशन कर सकते हैं। पैनक्रियाटिक लाइपेज जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड्स को मोनोग्लाइसराइड्स में कन्वर्ट करता है और फैटी एसिड्स में। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है, और फॉस्फोलाइपेज A2 जो होता है वो फॉस्फोलिपिड्स को लाइसोफॉस्फोलिपिड्स में और फैटी। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स किस तरीके से होता है। फैट मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स ब्रेकडाउन, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ यूटिलाइजेशन। फैट का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ब्रेकडाउन, उसमें ब्रेकडाउन रोल प्ले करता है, सिंथेसिस स्टोरेज और उसका यूटिलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले लाइपोलाइसिस देख लेते हैं। लाइपोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। जब ट्राइग्लिसराइड्स का ब्रेकडाउन होता है इनटू ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स, इसी को हम कहते हैं लाइपोलाइसिस। बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फैटी एसिड्स जो होते हैं वो ब्रेकडाउन करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A में, और ये प्रोड्यूस करते हैं ATP। ठीक है, फिर उसके बाद कीटोजेनेसिस भी होता है, अकर्स इन लीवर, ये लीवर में अकर होता है ड्यूरिंग फास्टिंग। जब फास्टिंग का या स्टारवेशन का टाइम रहता है या अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो जाती है, उस टाइम पे क्या होता है एसिटाइल कोएंजाइम A जो होता है वो कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन करने लगता है। ठीक है, लाइपोजेनेसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड्स फॉर्म एक्सेस ग्लूकोज। फैटी एसिड जो है वो लाइपोजेनेसिस में क्या होता है कि फैटी एसिड से एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होने लगता है। अकर्स मेनली इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यू, और ये जो प्रोसेस होती है वो लीवर और एडिपोज टिश्यू में होती है। एक्सेसिव फैट इज स्टोर्ड इन एज ट्राइग्लिसराइड। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट्स जो है वो स्टोर होने लगता है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, जो हम देख सकते हैं ऑर्गन्स के ऊपर जो इकट्ठा हो जाता है ना वाइट कलर का फैट, उसको हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। कोलेस्ट्रॉल इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, बाइल एसिड्स, विटामिन डी और सेल मेम्ब्रेन्स। कोलेस्ट्रॉल में का हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो यूज़ किया जाता है सिंथेसिस ऑफ, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन्स, बाइल एसिड, विटामिन डी, सेल मेम्ब्रेन्स, ये सारे बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से। ठीक है, कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल इनमें प्रेजेंट होता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स इन रिलेशन टू अभ्यंतर स्नेह। अभ्यंतर स्नेहपान जब हम करते हैं तो फैट्स का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले आता है इंजेक्शन ऑफ स्नेह। स्नेह का इंजेक्शन किया। ठीक है, स्नेह घृत, तेल, वसा या मज्जा को ओरली इंटेक किया। इट रीचेज द स्टमक एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले जो भी ये स्नेह था ये स्टमक तक पहुंचा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन तक गया, वहाँ जाके इसका डाइजेशन हुआ, बाइल सॉल्ट्स का यूज़ हुआ इसके डाइजेशन में। ठीक है, इमल्सिफाई द स्नेह, जो भी स्नेह है उसने उसको क्या किया, जो बाइल सॉल्ट्स थे उनने इमल्सिफाई किया। पैनक्रियाटिक लाइपेज जो थे उनने इसको ब्रेक डाउन किया। पैनक्रियाटिक लाइपेज जो था उसने ब्रेक डाउन किया ट्राइग्लिसराइड्स को इनटू फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स। ठीक है, फिर फैट मेटाबॉलिज्म में फिर दूसरा आता है एब्जॉर्प्शन। फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स फॉर्म मिसल्स। ठीक है, तो फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स से मिसल्स का फॉर्मेशन हो गया, और ये एब्जॉर्ब्ड हो गए बाय इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स के थ्रू, ये इनका एब्जॉर्प्शन हो गया। इनसाइड द सेल्स ट्राइग्लिसराइड्स आर रिफॉर्म्ड, और सेल्स के अंदर जाके ट्राइग्लिसराइड्स जो है उनका रिफॉर्मेशन हो गया। दे कंबाइन विद प्रोटीन्स टू फॉर्म काइलोमाइक्रॉन्स विच एंटर द लिम्फ एंड देन ब्लड स्ट्रीम। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो ये ट्राइग्लिसराइड थे इनका रिफॉर्मेशन हुआ, और फिर ये कंबाइन करे प्रोटीन के साथ और फॉर्म किया इनने काइलोमाइक्रॉन्स, और फिर ये काइलोमाइक्रॉन्स जो हैं ये एंटर किए कहाँ पर, लिम्फ में, और फिर जाके ये ब्लड स्ट्रीम में चले गए। फिर इनका काइलोमाइक्रॉन्स का ब्लड स्ट्रीम में जाके ट्रांसपोर्टेशन हुआ, कहाँ कहाँ गए ये, लीवर में, एडिपोज टिश्यूज़ में, मसल्स में और अदर टिश्यूज़ तक ये पहुँच गए। फिर उसके बाद क्या होगा, इनका मेटाबॉलिज्म होगा डिपेंडिंग ऑन बॉडीज नीड, अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड इनका मेटाबॉलिज्म होगा। जैसे कि हो सकता है ये स्टोर हो जाए, अगर एक्सेस फैट हो गया तो ये ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर हो जाते हैं, या फिर जो ये फैट्स होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है यूज्ड फॉर सेल फंक्शंस, और ये जो फैट्स है ये
ये सेल के फंक्शंस में भी यूज़ होता है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, स्टेरॉइड हार्मोन्स, बाइल एसिड और विटामिन डी के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स इन स्नेहन थ्रू ओरल, रेक्टल एंड टॉपिकल मेथड। अभी हमें डिस्टिंग्विश करना है कि क्या जो स्नेहन हमने इनटेक किया है बाह्य स्नेहपान के थ्रू, तो उसका ओरल, रेक्टल और टॉपिकल मेथड से वो कहाँ जो है उसकी फार्माकोडायनेमिक्स होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कंपैरिजन इसका। सबसे पहले इसका रूट देखते हैं, तो ओरल स्नेहन देखा हमने, रेक्टल स्नेहन और टॉपिकल स्नेहन। ओरल स्नेहन मतलब जिसको हम इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आता है अभ्यंतर स्नेहपान में। रेक्टल स्नेहन जो होता है वो स्नेह बस्ती होती है। फिर टॉपिकल स्नेहन जो होता है वो बाह्य स्नेहन होता है। तो इनके क्या फार्माकोडायनेमिक्स होते हैं, मतलब क्या पाथ ये फॉलो करते हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है ओरल स्नेहन का, फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से होते हुए जाते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन में, मतलब ब्लड स्ट्रीम में। और जो इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो ग्रेजुअल होता है। फिर रेक्टल स्नेहन जो होते हैं ये रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बस्ती के थ्रू बॉडी में जाते हैं, और ये जाते हैं कोलोन से सिस्टमिक इफेक्ट में। सबसे पहले ये कोलोन में जाते हैं और फिर उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाते हैं। और इसका जो ऑनसेट होता है वो रैपिड होता है, जल्दी होते हैं ये। मतलब इसमें क्या होता है कि औषध का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ज़्यादा जल्दी होता है। फिर टॉपिकल स्नेहन में क्या होता है, ये बाह्य स्नेहन होता है, ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं इससे, जैसे कि अभ्यंग और पिच्चू कह सकते हैं हम इसमें। ये स्किन मसल्स, जॉइंट्स और पेरिफेरल टिश्यूज़ में जाते हैं, और मेनली ये जो होते हैं लोकल होते हैं। फिर कंपैरिजन देख लेते हैं, जैसे कि मेन फार्माकोडायनामिक एक्शन क्या होता है कि ओरल स्नेहन जो होता है वो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, टिश्यूज़, नरिशमेंट करता है, ठीक है, मोबिलाइजेशन करता है, मतलब जो दोष इकट्ठे हो गए हैं उनको शाखा से कोष्ठ में लेकर आता है ओरल वाला, ठीक है। फिर उसके बाद रेक्टल में क्या होता है, डायरेक्ट वात पैसिफिकेशन कोलोन लुब्रिकेशन, सिस्टमिक नरिशमेंट। ये क्या करता है, कोलोन का लुब्रिकेशन करता है और वात को कम करता है। फिर उसके बाद टॉपिकल स्नेहन जो होता है वो भी लुब्रिकेशन करता है, और ये ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे से इंप्रूव करता है और मसल का रिलैक्सेशन करता है। इसका इफेक्ट क्या होता है ऑन दोषास, मेनली स्पेसिफाइज वात एंड पित्त डिपेंडिंग ऑन स्नेह। ये वात और पित्त पर काम करता है। फिर बेस्ट थेरेपी फॉर वात दोष, और ये जो रेक्टल मतलब स्नेहवस्ती होती है ये वात दोष के लिए स्पेसिफिक होती है, और ये जो टॉपिकल मतलब बाह्य स्नेहन होता है वो मेनली वात दोष को ठीक करता है, लोकली करता है। और ये सिस्टमिक इफेक्ट्स देखें तो ये जो होता है मार्क्ड होता है, मॉडरेट टू मार्क्ड होता है, माइल्ड टू मॉडरेट होता है ये। फिर मेजर इंडिकेशन देखें तो बिफोर वमन वेरिएशन, ड्राइनेस, क्रॉनिक और वात डिसऑर्डर्स में ये यूज़ होता है। मतलब वमन वेरिएशन करने से पहले इसका यूज़ किया जाता है, अगर रूक्ष त्वचा हो गई है तो उसमें भी कर सकते हैं, और क्रॉनिक वात कोई डिसऑर्डर हुआ है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। फिर जो ये स्नेह बस्ती होती है इसको कॉन्स्टिपेशन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, अर्थराइटिस, वात डिसीज में यूज़ करते हैं। और ये जो बाह्य स्नेहन होता है इसको जॉइंट पेन, मसल स्टिफनेस, फैटीग और ड्राई स्किन में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है दीपन पाचन और रूक्षण की विधि एवं स्नेहन। इसमें हम दीपन पाचन के बारे में पढ़ेंगे और रूक्षण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि स्नेहन कर्म जो होता है पंचकर्म चिकित्सा का प्रारंभिक महत्वपूर्ण चरण है, तथा स्नेहन कर्म की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए दीपन पाचन और रूक्षण आदि प्रारंभिक चरणों को लिया जाता है। क्या होता है कि स्नेहन कर्म जो होता है एक पूर्व कर्म होता है। जब शोधन कर्म कराना रहता है या कोई भी पंचकर्म कराना रहता है तो उससे पहले पूर्व कर्म के तौर पर स्नेहन कर्म का उपयोग किया जाता है पंचकर्म चिकित्सा में, ठीक है। तो ये प्रारंभिक महत्वपूर्ण चरण होता है स्नेहन कर्म, ठीक है। तो इसको प्रभावशीलता मतलब इसको और अच्छा बनाने के लिए इसमें दीपन पाचन और रूक्षण आदि क्रिया की जाती हैं, जिसके प्रयोग से क्या होता है कि द्वारा शरीर का स्नेहन के लिए अनुकूल बनाया जाता है। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि जैसे दीपन पाचन और रूक्षण करने से क्या होता है कि शरीर को इसके अनुकूल बनाया जाता है, ठीक है, जिससे स्नेहन कर्म आसानी से एवं जो है निरापद रूप से किया जा सके, जिससे कि जो स्नेहन कर्म है वो प्रॉपरली आसानी से किया जा सके, उससे पहले इसलिए हम दीपन पाचन और रूक्षण कराते हैं। फिर उसके बाद फिर दीपन औषधि भी दी जाती है। ये क्या करती है, जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, आम नहीं बनने देती है, जिससे स्नेह का जो पाक होता है अच्छे तरीके से जो स्नेह होता है वो पच जाता है। जैसे जैसे कि दीपन औषधि द्रव्य अगर हम देखें तो होता है पिपली, चित्रक, शुंठी और अग्नितुंड वटी। तो ये सारे जो होते हैं ये दीपनीय द्रव्य होते हैं। फिर पाचन देखें, इस प्रक्रिया द्वारा शरीर में उपस्थित आम का पाचन किया जाता है। जो भी आम अगर बन गया शरीर में तो उसका पाचन किया जाता है, जिससे स्नेह का स्थानांतर सूक्ष्म स्रोतस तक हो सके। जिससे क्या होता है कि अगर आम का पाचन हो जाएगा तो जो स्नेह है वो छोटे छोटे सूक्ष्म स्रोतसों तक जो है उसका मूवमेंट होगा, जिससे जो छोटे छोटे स्रोतस भी हैं, सूक्ष्म स्रोतस है, वहाँ पर भी उससे उधर जाकर भी शोधन प्रक्रिया हो सकेगी, ठीक है। यथा इसमें जो पाचन द्रव्य होते हैं वो होते हैं त्रिकटु, पिपली, शुंठी और मरीच, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं उष्णोदक के बारे में, इसके गुण देख लेते हैं। उष्णोदक जो होता है वो उष्ण होता है, रुक्ष होता है और लघु होता है। उष्ण होता है मतलब पाचन एवं उपचयी क्रियाओं को बढ़ाता है, पाचन को बढ़ाता है उष्ण गुण होने के कारण। रुक्ष होता है तो बढ़े हुए कफ दोष को सम करता है और पाचन आसानी से करता है क्योंकि ये लघु होता है, ठीक है। तो इसका पाचन जो है वो आसानी से हो जाता है। अर्थात ये किस में यूज़ होता है, हिक्का, श्वास, नवज्वर, पीनस, घृतपीत, पार्श्व के रोग, गले के रोग, कफ, वातज रोग जिसका शोधन किया गया है, उष्ण जल का पान करवाना चाहिए। जिन व्यक्तियों का शोधन किया हुआ है उनको उष्ण जल का पान कराना चाहिए, और ये सारे रोग में जो है उष्णोदक हितकर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं धान्य अम्ल के गुण देख लेते हैं। जैसे कि
धान्य अम्ल जो होता है वो अम्ल रस से होता है और उष्ण और रूक्ष होता है, ठीक है। अम्ल मतलब पाचन को बढ़ाता है और वात दोष को सम करता है। उष्ण होने के कारण ये परिसंचरण को बढ़ाता है और रूक्ष होने के कारण कफ दोष को सम करता है। धान्य अम्ल जो होता है वो श्लेष्मज विकारों और मेद वृद्धि के लिए हितकर होता है, ठीक है। फिर कषाय अनुरस देख लेते हैं, इसके गुण देख लेते हैं। तो ये लघु होता है, आसानी से इसका पाचन हो सकता है। रूक्ष होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित स्निग्धता को अवशोषित करता है। रूक्ष होने के कारण ये क्या करता है कि बॉडी में जो ऑयल प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसका अवशोषित करता है, ठीक है। स्निग्धता को अवशोषित करना मतलब बॉडी में जो ऑयल प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करता है ये। ओके, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट देखेंगे जिसमें हम आगे के बाकी टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।